आइए शुरू करते हैं विलियन चैप्टर का अगला लेक्चर। विलियन चैप्टर में हम विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने 3 विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म अच्छे से समझ लिए हैं और उन पर आधारित क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें पढ़ना है प्रसरण दाब। आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है प्रसरण दाब। प्रसरण दाब आज जो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है उसमें पढ़ना है प्रसरण दाब। तो प्रसरण दाब पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिनका उपयोग होगा प्रसरण दाब में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे झिल्लियाँ। सबसे पहले पढ़नी है झिल्लियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इनके प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है विसरण। विसरण के बाद हमें पढ़ना है प्रसरण। प्रसरण फिर इन दोनों में पड़ेगी अंतर, इन दोनों में क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद हमें शुरू करना है प्रसरण दाब। क्या पढ़ना है फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसरण दाब, ठीक है। तो हमें शुरू करना है झिल्लियाँ, झिल्लियाँ के प्रकार पढ़ना है, विसरण और फिर प्रसरण, फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्रसरण दाब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई झिल्लियाँ। तो झिल्लियाँ समझते हैं, हेडिंग है झिल्ली, हेडिंग है झिल्ली। झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए झिल्ली क्या होती है भाई, ठोस या द्रव की बहुत पतली परत, बहुत पतली परत झिल्ली कहलाती है, ठीक है भाई। किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत क्या कहलाती है, झिल्ली कहलाती है। चलिए अब पढ़ते हैं झिल्लियाँ के प्रकार, ठीक है। झिल्लियाँ कितने प्रकार की होती हैं, अब पढ़ना है प्रकार। तो झिल्लियाँ भाई 3 प्रकार की होती हैं। पहली पारगम्य, पहली होती है पारगम्य, दूसरी होती है अपारगम्य और तीसरी होती है अर्धपारगम्य। तीसरी जो होती है वो होती है अर्धपारगम्य, 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 ठीक है। चलिए इसे बोलते हैं परमेबल, इसे नॉन परमेबल और ये होती है भाई सेमी, सेमी परमेबल, ठीक है। आइए समझते हैं पारगम्य झिल्ली क्या होती है। हमारे पास एक ये बर्तन ले लिया हमने और इसमें क्या लगा दी, एक पारगम्य झिल्ली इस तरीके से लगा दी। इसके एक और भर दिया विलयन, और विलयन में क्या होते हैं भाई, विलय के कण भी होते हैं और किसके, विलायक के। विलय के कण भी होते हैं और किसके कण होते हैं, विलायक के। और साथ में क्या है, विलायक के कण भी है, ठीक है। तो ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलय के कण भी निकल जाए और विलायक के कण भी निकल जाए, ऐसी झिल्ली कहलाती है पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलय के कण भी निकल जाए और विलायक के कण भी निकल जाए, ऐसी झिल्ली कहलाती है पारगम्य झिल्ली। आप समझते हैं अपारगम्य झिल्ली क्या होती है। ये हमारे पास कोई बर्तन है, हमने इसमें क्या लगा दी, एक अपारगम्य झिल्ली लगा दी, इधर विलयन भर दिया, इधर क्या भर दिया, कोई विलयन। तो विलयन में क्या होगा, सेम ऐसे ही भाई विलय के कण भी होंगे प्लस विलायक के कण भी होंगे, विलायक के कण, ठीक है। ऐसी झिल्ली जो ना तो विलय के कणों को अपने अंदर से गुजरने दे, यानी कि अपने से गुजरने दे, और ना ही विलायक के कणों को अपने से इधर गुजरने दे, ठीक है। यानी कि ना तो विलय के कण इधर से इधर जाएंगे और ना ही विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी झिल्ली जो न तो विलय के कण और ना ही विलयन के कण को आर पार जाने दे, ऐसी झिल्ली कहलाती है अपारगम्य झिल्ली। समझ में आई बात। अब इसके बाद समझते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। ये हमारे पास एक झिल्ली है जिसका नाम हमने दे दिया है अर्धपारगम्य झिल्ली, और इधर क्या भर दिया है, एक और इसके विलयन भर दिया है। विलयन क्या भर दिया है भाई, विलयन। तो विलयन में क्या होता है, विलय, विलय के कण भी होंगे और प्लस किसके कण होंगे, विलायक। विलय और विलायक दोनों के कण होंगे। तो ऐसी झिल्ली जो
विलय के कणों को तो अपने से आर पार ना जाने दे, केवल किसके कणों को गुजरने दे भाई, विलायक के कणों को अपने से आर पार गुजरने दे, ऐसी झिल्ली कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। कैसी, कौन सी झिल्ली भाई, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने दे, वो झिल्ली कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो समझ में आई 3 प्रकार की झिल्ली कौन कौन सी है भाई, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। पहली झिल्ली जो विलय और विलायक दोनों के कणों को आर पार जाने दे, दूसरी जो विलय के कणों को और विलायक कण के कणों को आर पार जाने ना दे, ना ही विलय के कणों को ना ही विलायक के कणों को। और तीसरी कौन सी झिल्ली है भाई, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने दे, विलय के कणों को आर पार जाने ना दे, वो क्या कहलाती है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब समझते हैं भाई अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है भाई। अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम, जो हम अपने से बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम झिल्ली। ठीक है, चलिए भाई अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार की। पहली है प्राकृतिक, प्राकृतिक, और दूसरी है कृत्रिम। ठीक है, तो प्राकृतिक क्या होती है भाई, जीवित वस्तुओं में पाई जाने वाली, जीवित वस्तुओं, जो जीवित वस्तुओं में पाई जाती हैं वो कहलाती है प्राकृतिक झिल्ली, यानी कि प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। और जो खुद से बनाई जाती है, जो हम लैब में बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जीवित अर्धपारगम्य झिल्ली में कौन कौन सी आती है भाई, पहली है बकरे के मूत्राशय की झिल्ली, बकरे के मूत्राशय की झिल्ली। दूसरा अंगूर के बाहरी आवरण की झिल्ली। ठीक है, आदि। ठीक है, आदि समझ में ना, बकरे के मूत्राशय की झिल्ली ये भी एक प्राकृतिक झिल्ली है, अंगूर के बाहरी आवरण की झिल्ली ये भी एक प्राकृतिक झिल्ली है। अब समझते हैं कृत्रिम। कृत्रिम में पहली आती है भाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगली है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2FeCN6। ठीक है, और अगली क्या है भाई, सेलुलोज नाइट्रेट। अगली है सेलुलोज नाइट्रेट आदि। ये सारी झिल्ली कैसी है भाई, कृत्रिम झिल्ली है जो खुद से बनाई गई हैं, और ये है प्राकृतिक झिल्ली। ठीक है, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण झिल्ली है जिसका उपयोग अधिकतर किया जाता है वो झिल्ली है भाई कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। कौन सी झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली झिल्ली है। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और सबसे अच्छी झिल्ली है। कौन सी झिल्ली भाई, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली झिल्ली और सबसे अच्छी झिल्ली होती है। इसे अधिकतर यूज करने का कारण है कि ये 150 एटमॉस्फेयर दाब से भी अधिक दाब सहन कर सकती है। सही में ना, ये 150 से अधिक वायुमंडल दाब भी क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। इसीलिए ये झिल्ली सबसे अच्छी झिल्ली मानी जाती है और अधिकतर इसी झिल्ली को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सही है, आइए अब शुरू करते हैं भाई। झिल्लियाँ पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिया, अब शुरू करेंगे विसरण। तो विसरण क्या होता है, चलिए विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। इसकी डेफिनेशन है वह क्रिया जिसमें विलय के अणु विलयन में चलकर उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर रखते हैं, विसरण कहलाती है। या हम इसे एक और डेफिनेशन के द्वारा बता सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं भाई, जैसे हम किसी एक कप में क्या ले लें, वाटर ले लें और उसमें क्या डाल दें, एक बूंद स्याही डाल दें।
एक बूंद क्या डाल दे, इंक डाल दे, तो इंक डालने पर क्या होगा, कुछ समय बाद उस विलयन का कलर क्या हो जाएगा, सेम एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो क्रिया होती है भाई, एक तो उसमें विलय के कण गति करते हैं और साथ साथ विलायक के कण भी गति करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं वो किस तरीके से होता है। तो इसमें लिखा गया है भाई, विलय का विलायक में विसरण, विलय का विलायक में विसरण, विसरण का मतलब विलय का विलायक में मिलना एक दोहरी क्रिया है। कैसी है, दोहरी क्रिया है। क्या होता है भाई, एक तो इसमें क्या होता है, विलय के अणु, क्या भाई, विलय के अणु विलायक में ऊपर की ओर चलते हैं। इसमें क्या होता है, जो विलय के अणु होते हैं वो विलायक में क्या करते हैं, ऊपर की ओर गति करते हैं, जबकि विलायक के अणु विलयन में नीचे की ओर गति करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो विलय के अणु हैं वे तो ऊपर की ओर गति करेंगे और जो विलायक के अणु हैं वो नीचे की ओर गति करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे समझिए भाई। जैसे हमने क्या ले लिया, इसमें एक वाटर ले लिया, एक पात्र लिया, उसमें क्या ले लिया, एक बर्तन ले लिया, उसमें क्या ले लिया, इस तरीके से वाटर ले लिया। ठीक है, तो वाटर जब ले लिया तो इसमें अगर हम एक बूंद क्या डाल दें, इंक डाल दें, क्या डाल दें, इंक। तो जैसे हम इंक डालते हैं तो वो इंक क्या जाती है, पहले सबसे पहले नीचे जाती है और नीचे जाके इस तरीके से पेंदी में, पेंदी के आसपास क्या होते हैं, इकट्ठी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके जो अणु हैं वे धीरे 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 क्या चलते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। इसमें विलायक में क्या करते हैं, गति, और गति कैसे करते हैं, ऊपर की ओर। कैसे करते हैं, ऊपर की ओर। तो जब ये जहाँ से ये कण निकल के ऊपर की ओर जा रहे हैं वहाँ क्या आएंगे, विलायक के अणु आना शुरू हो जाएंगे। क्या आना शुरू हो जाएंगे, विलायक के अणु। क्या आएंगे, विलायक अणु। तो यानी कि विलय के अणु तो ऊपर की ओर जाएंगे और उनका स्थान कौन लेते रहेंगे भाई, विलायक के अणु। समझ में ना। तो इसमें यही हुआ है भाई, विलायक के अणु जो है वे तो नीचे की ओर गति कर रहे हैं इस विलयन में, और जो ये विलय के कण है ये इस विलायक में क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर। ये हमने कोई ले रखा है विलायक, समझ में आया ना। तो ये तो ऊपर की ओर जा रहे हैं और इनके स्थान पर क्या आ जाएंगे, विलायक के अणु। ठीक है, तो ये एक दोहरी प्रक्रिया है जिसमें विलय और विलायक दोनों के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। समझ में आया ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रासरण क्या होता है। प्रासरण को बोलते हैं भाई ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह प्रासरण कहलाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है भाई, किसी भी कम सांद्रता के विलयन से विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना, और किसके द्वारा भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। जो प्राकृतिक प्रवाह है जो खुद पे खुद ही होगा, उसे कराने के लिए कोई हमें कार्य नहीं करना है, वही क्या कहलाएगा, प्रासरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे समझते हैं भाई एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे हमने ये ले लिया, इसमें इधर हमने कम सांद्रता का विलयन लिया है, इधर इसमें अधिक सांद्रता का विलयन लिया है। ठीक है, और बीच में क्या लगा दिया है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से कम सांद्रता के जो विलयन है उसमें से जो विलायक के कण हैं वे अधिक सांद्रता के विलयन की ओर क्या करेंगे, गति करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के कण क्या करेंगे, इधर की ओर क्या करना शुरू करेंगे, अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करना शुरू करेंगे। और कब तक गति होगी, ये क्रिया कब तक चलेगी, प्रासरण क्रिया, जब तक कि इन दोनों विलयनों का सांद्रण बराबर न हो जाए, बराबर न हो जाए। जब इन दोनों विलयनों का सांद्रण इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये प्रासरण की क्रिया रुक जाएगी। बात समझ में ना। तो ये कहलाता है भाई प्रासरण। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे भाई किशमिश को पानी में डालने पर वो फूल जाती हैं, तो वो क्यों फूल जाती है, उसका कारण है किशमिश की जो बाह्य परत होती है, जो परत होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी होती है, जिसमें से क्या होता है, विलायक के कण उस किशमिश के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं, जिस कारण वो किशमिश फूल जाती है। ठीक है, चलिए तो हमने एक, अब हम देखेंगे भाई प्रासरण का प्रदर्शन, कि प्रासरण को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक अंडा ले लिया और अंडे को हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट डाइल्यूट HCl में डाल दिया। तो अगर हम अंडे को तनु HCl में डालते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर जो वाइट वो खोल रहता है वो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। उतरने के बाद अंडा ऐसा होगा। अब इस प्रकार के दो अंडे लिए हैं, तो उनमें से एक अंडे को तो हमने रख दिया पानी में और एक अंडे को रख दिया NaCl के विलयन में। ठीक है, तो जो पानी में रखा गया अंडा है वो क्या होता है, फूल जाता है। जो NaCl के विलयन में रखा हुआ अंडा है वो सिकुड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, तो पानी का जो सांद्रण है भाई, पानी का जो सांद्रण है वो अंडे के सांद्रण से क्या है, कम है। क्या है भाई, अंडे के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसका सांद्रण क्या है, अधिक है, और इसका सांद्रण क्या है, कम है। बस है ना। तो क्या होगा, कम सांद्रण से विलायक के कण क्या करेंगे, इस अंडे के अंदर क्या कर देंगे, प्रवेश कर देंगे, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। बात सही है ना। और ये अंडे की जो बाहरी परत होती है ये किसका काम करती है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली। किसका,
अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, जिस वजह से ये विलायक के कण क्या करते हैं, अंडे के अंदर चले जाते हैं और ये क्या होता है, फूल जाता है। जबकि अगर हम इसी अंडे को किस में रखें भाई, NaCl के विलयन में रखें, तो इसके अंदर जो द्रव है उसका सांद्रण कम है। किसके सांद्रण से भाई, NaCl का सांद्रण क्या है, अधिक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा भाई, इसका सांद्रण कम है, इसका सांद्रण क्या है, ज़्यादा है। तो अब की बार क्या होगा, इसमें से जो विलायक के कण हैं वो क्या होंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। ठीक है, और बाहर की ओर जैसे ही निकलेंगे तो अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बात समझ में आया ना। तो ये इस तरीके से क्या दिखाया है, परासरण दिखाया है, जिसमें क्या है, इसकी बाहरी परत क्या करती है, अंडे की बाहरी परत क्या करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ये होता है परासरण। समझ में आए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम विसरण और परासरण में अंतर। देखिए भाई, इधर परासरण है, इधर विसरण है। तो पहला क्या पॉइंट है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, इसमें प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इसमें कम से अधिक की ओर, परासरण में कम से अधिक की ओर होता है और विसरण में अधिक से कम की ओर होता है। इसके बाद इसमें केवल विलायक के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। परासरण में केवल विलायक के कण ही क्या करते हैं, गति करते हैं। विलायक के कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली के इधर उधर पहुंच सकते हैं, विलय के कण इधर उधर अर्धपारगम्य झिल्ली के इधर उधर गति नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें केवल विलायक के कण गति करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों विलय और विलायक दोनों के कण क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे हमने समझा था भाई, क्या समझा था कि विलय के कण तो क्या करते हैं, ऊपर की ओर गति करते हैं और विलायक के कण क्या करते हैं, नीचे की ओर। समझ में आया ना। चलिए, तो इसे क्या कर सकते हैं, दाब बढ़ाकर परासरण को रोका जा सकता है। अगर हम दाब बढ़ा दें तो परासरण को रोका जा सकता है, जबकि विसरण को नहीं रोका जा सकता। बात समझ में ना। दाब कितना भी बढ़ा ले, विसरण को नहीं रोका जा सकता, लेकिन परासरण को दाब बढ़ाकर रोका जा सकता है। ठीक है, उसका कारण है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, जो अभी आगे पढ़ेंगे कि दाब बढ़ाकर परासरण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो पढ़ना है वो है परासरण दाब। चलिए, तो परासरण दाब की हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन ये और दूसरी डेफिनेशन ये। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या कहती है भाई, परासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, समझिए भाई इसका क्या मतलब है। इन्होंने कहा कि परासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के इक्वल है जो विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन से क्या करता है, अलग करता है। आइए इस बात को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, हम इस तरीके का क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें क्या करते हैं भाई, ये जो हमने बनाया है ये एक सहरंध्र पात्र है, जिसके अंदर क्या लगा रखी है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या लगा रखी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इस पात्र को एक बड़े से टैंक में, इस बड़े से टैंक में क्या करते हैं, रख देते हैं, जिसमें क्या भरा है, जल। जिसमें क्या भरा है भाई, जल। ठीक है, इस सहरंध्र पात्र को किस में रख दिया, एक बड़े से टैंक में रख दिया, जिसमें क्या भरा है, जल। ठीक है, और इसके अंदर सहरंध्र जो हमारे पास ये पात्र है, इसके अंदर हमने लिया है चीनी का विलयन और ये बाहर क्या है, जल, और ये क्या लगा रखी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इधर से क्या करा है, इसे बंद कर दिया है एक रबड़ कार्क लगाकर, और इसके अंदर से एक नली डाल रखी है जिसे बोलते हैं कांच की नली। क्या बोलते हैं, कांच की कीप नली। क्या बोलते हैं, कांच की कीप नली। क्या भाई, ये कांच की कीप नली। तो होगा क्या भाई, जैसे ही परासरण की क्रिया शुरू होगी, देखिए भाई ये विलयन है और ये क्या है, जल। तो विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता ज़्यादा है किससे, जल से। तो क्या होगा, इसमें परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी और परासरण की क्रिया प्रारंभ होने से क्या होगा, इसमें यहाँ से जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए किसमें पहुँचेंगे, विलयन में, इस सहरंध्र पात्र के अंदर पहुँचेंगे, जिससे क्या होगा भाई, इस नली का तल, जो प्रारंभ में नली का तल यहाँ तक था भाई, कितना था, यहाँ तक था, और जैसे ये इसमें जाएंगे तो ये जल क्या होगा, ये विलयन ऊपर की ओर जाएगा और ये नली में क्या होगा, इसका तल बढ़ता रहेगा। क्या होगा, बढ़ता रहेगा। समझ में आया ना। और कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि इसमें जो विलयन का तल है ये जाकर क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद एक निश्चित दूरी पर जाकर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। समझ में आया ना। देखो जैसे ये परासरण की क्रिया चलेगी तो इसमें क्या होगा, यहाँ से विलयन ऊपर की ओर उठेगा और इस नली में ऊपर की ओर उठता रहेगा। ठीक है, और ये कुछ दिन बाद जाके इस नली में क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, यानी कि बस यहाँ पे कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस नली में जो भी विलयन का दाब होगा, इस नली में जो भी विलयन का दाब होगा भाई, अब इस नली में जो विलयन का दाब होगा उसे बोलते हैं हम द्रव स्थितिक दाब। क्या बोलेंगे, द्रव स्थितिक दाब, जो किसके इक्वल होगा भाई, P बराबर HdG। H यहाँ पे है इसकी हाइट, कि ये विलयन इस नली में कितनी ऊंचाई तक भरा है। ठीक है, समझ में ना। और D क्या है भाई, विलयन का घनत्व। D यहाँ है विलयन का घनत्व, विलयन
अघनत्व, ठीक है। और जी क्या है, गुरुत्व त्वरण, क्या है भाई, जी है यहाँ पे गुरुत्व त्वरण, जी यहाँ है गुरुत्व त्वरण, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, दाब, ये कहलाता है द्रव स्थितिक दाब, ठीक है। तो देखिए भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से विलायक के कण इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए विलयन में पहुंचेंगे। जैसे विलयन में पहुंचेंगे तो इस नली का तल क्या होगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा, ठीक है। इस नली में जो जल है यानी कि विलयन है, उसका तल क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा और कुछ दिनों बाद जाकर क्या हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब स्थिर होने के बाद इस नली में जो विलयन का दाब होगा वही दाब क्या कहलाएगा, द्रव स्थितिक दाब, ठीक है। क्या कहलाएगा, द्रव स्थितिक दाब, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, पी बराबर, जैसे किससे क्या सूत्र है इसका, पी बराबर एच डी जी। यहाँ पे एच क्या है, नली में विलयन की ऊंचाई, डी क्या है, घनत्व है इस विलयन का घनत्व, और जी क्या है, गुरुत्व त्वरण, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये जो द्रव स्थितिक दाब है ये उस दाब के बराबर है, ये जो द्रव स्थितिक दाब है ये उस दाब के बराबर है जिसके द्वारा ये परासरण हुआ है, जिसके द्वारा ये क्या हुआ है, परासरण हुआ है। या इसी हम कह सकते हैं कि इसी दाब को ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। अगर इसे हम क्या करें, दोबारा से इधर से घटाकर इसे ऊपर से क्या करें, ऊपर से घटाकर यहाँ तक लाए तो ये जितना द्रव इसके अंदर गया था वो क्या होगा, बाहर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, बाहर, यानी कि जितना जल इस सहरंध्र पात्र के अंदर गया था वो वापस से क्या होगा, लौट आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, ये डेफिनेशन हम समझे, परासरण दाब उस द्रव स्थितिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को, अब ये विलयन है, विलयन को विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा। तो अगर हम इस नली का तल घटाकर यहाँ तक लाए तो जितना जल इसमें के अंदर गया था वो क्या होगा, बाहर निकल आएगा। बात समझ में आया ना। तो ये समझ में आ गया द्रव स्थितिक दाब क्या है भाई, द्रव स्थितिक दाब है जो इस नली में विलयन के द्वारा जो दाब लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, द्रव स्थितिक दाब, और यही किसके इक्वल होता है, परासरण दाब के इक्वल। अगर ये द्रव स्थितिक दाब शून्य हो जाए यानी कि 0 के इक्वल हो जाए तो परासरण दाब की क्रिया रुक जाएगी। बात समझ में आया ना। चलिए, और ये जो द्रव स्थितिक दाब है भाई, इसके द्वारा मापा गया जो परासरण दाब होता है उसकी माप सही नहीं होती है, क्योंकि साम्य अवस्था पर, जैसे ये साम्य अवस्था है, इस साम्य अवस्था पर क्योंकि कुछ दिन बाद ये स्थिर हो जाएगा और यहाँ पे एक साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो इस साम्य अवस्था पर इस विलयन की सांद्रता क्या होती है, चेंज हो जाती है, जिसके कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जल के अणु इसके अंदर जाएंगे जिसके कारण इसकी सांद्रता क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, और परिवर्तित होने से क्या होगा, इसका परासरण दाब भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक परासरण दाब मापने की सही विधि नहीं है। तो अब हम देखते हैं भाई दूसरी विधि, ठीक है। चलो, दूसरी विधि में क्या कहा है कि विलयन, किसी विलयन को, इसमें भी सेम यही है भाई, किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर परासरण क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। आप समझिए भाई इसे कैसे समझिए, ठीक है। ये दो हमने बराबर पात्र ले लिए, इसके बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, इधर विलयन भर दिया, इधर क्या भर दिया, जल, ठीक है। ये एक इधर पिस्टन लगा दिया, ये एक इधर पिस्टन लगा दिया, ठीक है। होगा क्या भाई, होगा क्या, जैसे ही परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो ये जल के अणु इधर क्या करेंगे, आना शुरू करेंगे, आना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, इस पिस्टन ये ऊपर की ओर उठेगा, क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। समझ में आया ना, समझ में आई बात। ये क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, समझ में आया ना। और ये कब तक उठेगा, जब तक भाई एक साम्य अवस्था न बन जाए इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद इसे क्या करेंगे, हम नीचे की ओर दबाएंगे। कब तक दबाएंगे, जब तक इस पिस्टन का जैसा स्थिति पहले थे, जब तक पुरानी स्थिति में ना लौट आए तब तक क्या करेंगे, दबाते रहेंगे। तो वो जो दाब लगाएंगे वो दाब किस लिए लगाया भाई, जो जल के अणु इधर से इधर आ गए थे वो वापस से इधर चले गए, ठीक है। तो करा क्या भाई, विलयन से हमने विलायक को क्या करा है, अलग करा है, किसके द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, क्या लगाकर, दाब लगाकर। तो यही दाब क्या कहलाएगा, इस विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। बात समझ ना, समझ में आई बात। तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे इधर से इधर जल के अणु आओगे तो पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा, क्या उठेगा, ऊपर की ओर, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब जैसे परासरण की क्रिया को अगर हमें रोकना है तो हम क्या लगाओगे, इस पे एक दाब लगाएंगे। दाब लगाने पे कहाँ तक लगाओगे, जब तक कि अपनी पुरानी स्थिति में ना लौट आए। तो वही जो दाब होगा वही क्या कहलाएगा भाई, इस विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। समझ में आई बात। देखिए इसमें हुआ क्या है भाई, विलयन पहले जल विलयन में आया था और अब इस जल को क्या कराया, विलयन से अलग कराया, किसके द्वारा, एक दाब लगाकर, और किसके सहायता से, अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है। तो ये जो दाब लगाया जा रहा है विलयन पे, यही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ में आई बात। तो ये थी भाई परासरण दाब की दो डेफिनेशन, जिसे पहले किसके आधार पर दी गई है भाई, द्रव स्थितिक दाब। इसमें बताया कि द्रव स्थितिक दाब ही परासरण दाब के बराबर होता है, जो क्या करता है भाई,
विलयन को विलायक से क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करता है, पृथक करता है। तो ये क्या होता है, इस नली में जो विलयन का दाब है उसे क्या बोलते हैं, द्रविस्थितिक दाब, और यही किसके इक्वल होता है, प्रासरण दाब के। ठीक है, अगर इसे घटाकर 0 कर दिया जाए तो प्रासरण की क्रिया रुक जाएगी, समझ में आया ना। तो ये क्या कहलाता है, प्रासरण दाब। ठीक, और दूसरा क्या है भाई, अगर हमें इस तरीके के 2 पात्र ले लिए, एक पात्र में जल, एक पात्र में विलयन, तो प्रासरण की क्रिया प्रारंभ होने पर जल इसके अंदर जाएगा, जिससे ये पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा। और कब तक उठेगा, जब तक कि इनका सांद्रण क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, प्रासरण दाब देखना है, तो इस पिस्टन को नीचे की ओर दबाएंगे, कब तक, जब तक ये अपनी पुरानी स्थिति में ना लौट आए। जब ये प्रासरण की क्रिया से पहले जहाँ पिस्टन था वहाँ तक ना लौट आए, तब तक इसे दबाते रहेंगे। और दबाने के बाद जो दाब लगेगा उसे क्या बोल देंगे, प्रासरण दाब। किसका, इस विलयन का प्रासरण दाब, क्योंकि ये विलयन पर लगाया गया दाब है, इसलिए क्या होगा, विलयन का प्रासरण दाब। ठीक है, आइए तो अब समझते हैं किन किन दशाओं में प्रासरण दाब के जो नियम हैं वे सही नहीं होते हैं। किन किन दशाओं में प्रासरण दाब के नियम सही नहीं होते हैं, तो वे कौन कौन सी दशा है जिनमें प्रासरण दाब के नियम क्या होंगे, सही नहीं होंगे। तो पहली जो दशा है वो दशा है भाई कि अगर विलय विलयन में वियोजित हो रहा है या संगुणित हो रहा है, तब ये नियम जो प्रासरण दाब होगा इस दशा में सही नहीं होगा। वास्तव में इस दशा में निकाला गया जो प्रासरण दाब है वो सही नहीं होगा, यदि विलयन में जो विलय है वो वियोजित हो रहा है या संगुणित हो रहा है। वियोजन का मतलब वो एक अणु उसका 2 अणुओं में टूट रहा है, और संगुणन का मतलब 2 अणु जुड़कर एक अणु बना रहे हैं। तो ऐसी दशाओं में प्रासरण दाब सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है भाई विलय की विलयन में सांद्रता अधिक होती हो। अगर किसी विलय की विलयन में सांद्रता अधिक है तब भी प्रासरण दाब सही नहीं होगा, यानी कि इनके लिए भी निकाला गया प्रासरण दाब सही नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है भाई, तीसरा है विलय वाष्पशील होता हो। यदि विलय क्या है, वाष्पशील है, तो तब भी निकाला गया प्रासरण दाब सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 दशा है भाई जिनमें क्या होगा, प्रासरण दाब सही नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दशा रही तो प्रासरण दाब क्या होगा, गलत निकलेगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं भाई हम। तो ये 3 दशा थी भाई, विलय वियोजित या संगुणित नहीं होना चाहिए, दूसरा विलय की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए, और तीसरा क्या था भाई, तीसरा था विलय वाष्पशील नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रासरण दाब सही होगा, अगर ऐसा है तो प्रासरण दाब क्या होगा, गलत होगा। अब है समप्रासारी विलयन। समप्रासारी विलयन क्या होते हैं भाई, हमारे पास एक विलयन ए है, एक विलयन बी है। अगर इन दोनों विलयनों के प्रासरण दाब क्या है, अगर इसका प्रासरण दाब मैं पाई मान लूँ, इसका प्रासरण दाब क्या मान लूँ, पाई डैश। यदि इन दोनों के प्रासरण दाब क्या है, इक्वल है, तो ऐसे विलयनों को बोलते हैं समप्रासारी विलयन। क्या बोलते हैं भाई, समप्रासारी विलयन। ठीक, चलिए अब इसके बाद है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, जिनमें विलयन ए और विलयन बी का अगर प्रासरण दाब समान है तो ऐसे विलयन कहलाते हैं समप्रासारी विलयन। ठीक है, आप देखते हैं भाई अति प्रासारी विलयन और अल्प प्रासारी विलयन क्या होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 विलयन हैं, विलयन ए और विलयन बी, यदि इन दोनों में इसका प्रासरण दाब अधिक है, इसका प्रासरण दाब क्या है, अधिक है, इसका मतलब इसका प्रासरण दाब क्या है, अधिक है, और इसका प्रासरण दाब क्या है, कम है। ठीक है, तो ये जिसका प्रासरण दाब अधिक है वो कहलाएगा अति प्रासारी विलयन, और जिसका प्रासरण दाब कम है वो कहलाएगा अल्प प्रासारी विलयन। ठीक है, यानी कि 2 विलयनों में जिसका प्रासरण दाब अधिक होगा वो तो कहलाएगा अति प्रासारी विलयन, जिसका प्रासरण दाब कम होगा वो कहलाएगा अल्प प्रासारी विलयन। ठीक है, अब समझते हैं भाई प्रतिलोम प्रासरण या जल शोधन क्या होता है। देखिए भाई, इसे इस तरीके से समझेंगे, हमारे पास ये एक पात्र है, इधर क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है, और इधर ये क्या लगा रखी है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, और इधर क्या है भाई, शुद्ध जल। ठीक है, और इधर क्या है, विलयन। इधर क्या है, विलयन, और इधर क्या है भाई, शुद्ध जल। ठीक है, इधर है शुद्ध जल, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये हेडिंग है प्रतिलोम प्रासरण क्या होता है। प्रतिलोम प्रासरण क्या होगा, देखिए भाई, अगर हम इस पिस्टन के द्वारा इतना दाब लगाए, यानी कि इस पिस्टन के द्वारा प्रासरण दाब से भी ज़्यादा दाब लगा दें। ठीक है, प्रासरण दाब से भी क्या लगाए, ज़्यादा दाब आरोपित कर दे, तो क्या होगा, देखिए भाई, इस पिस्टन के द्वारा अगर इसका प्रासरण दाब समझ लें कितना था भाई, 10 एटमॉस्फेयर था, हमने मान लिया 10 एटमॉस्फेयर था इसका प्रासरण दाब। इस विलयन का प्रासरण दाब कितना था, 10 एटमॉस्फेयर था। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, प्रासरण दाब 10 एटमॉस्फेयर से बढ़ाकर कितना कर दिया,
15 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है प्रासरण दाब क्या होता है। प्रासरण दाब होता है इस विलयन से विलायक के कणों को अधपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर जो दाब लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। अगर हमने यहाँ पे प्रासरण दाब ज्यादा लगा दिया, आप सपोज करो भाई ये जो शुद्ध जल है, ये शुद्ध जल इस विलयन से 10 एटमॉस्फेयर दाब लगाने से क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। ठीक है, अगर इसमें इस शुद्ध जल के कुछ अणु चले गए थे, क्या चले गए थे, प्रासरण हो गया था, तो 10 एटमॉस्फेयर लगाने पर ये प्रासरण क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ये वापस से क्या हो गए थे, इसी में लौट गए थे। लेकिन हमने क्या करा, वो दाब बढ़ाकर कितना कर दिया, 15। तो 15 करने पर क्या होगा, अब इस विलयन में जो विलायक हो गए, विलायक के जो अणु होंगे वे क्या हो गए, इसमें जाना शुरू कर देंगे, इसमें जाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। बात समझ में आया ना। यानी कि हमने प्रासरण दाब से क्या लगा दिया, अधिक दाब लगा दिया। तो अधिक दाब लगाने से क्या होगा भाई, इस विलयन में जो विलायक के कण होंगे वे भी क्या लगेंगे, इसकी ओर, शुद्ध जल की ओर क्या करेंगे, जाना शुरू कर देंगे। बात है ना, क्योंकि विलय के कण तो जा नहीं सकते, तो किसके जाएंगे, विलायक के कण जाएंगे। बात है ना। तो इसी क्रिया को बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण। क्या बोलते हैं भाई, प्रतिलोम प्रासरण। अगर हम इस पे पिस्टन पर दाब लगा दे, किससे ज्यादा दाब लगा दे, प्रासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर दे, तो क्या होगा, इस विलयन के जो विलायक के कण है वे क्या जाने लगते हैं, शुद्ध विलायक की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, प्रतिलोम प्रासरण कहलाता है। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा हम जल का शुद्धिकरण करते हैं भाई। इस क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, जल का शुद्धिकरण, जैसे समुद्री जल या कठोर जल आदि को शुद्ध करने में इस क्रिया का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया। अब इसमें जो हम झिल्ली यूज करते हैं भाई, इस झिल्ली का नाम है सेलुलोज एसीटेट की। इसमें हम यूज करते हैं सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट की झिल्ली यूज करते हैं क्योंकि ये झिल्ली अधिकतम दाब सह सकती है, और अधिकतर जितने भी भाई जल को शुद्ध करने वाली मशीनें होती है, यानी कि भाई आजकल बहुत सारे देश अपने शुद्ध पेय जल की आवश्यकता के लिए, यानी कि हमें क्या करना, शुद्ध जल करने के लिए, किसी अशुद्ध जल को शुद्ध जल में कन्वर्ट करने के लिए इसी प्रकार की झिल्ली का यूज करते हैं। समझ में आया ना। तो ये झिल्ली क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि ये अधिकतम दाब क्या कर सकती है, सह सकती है। बात समझ में आया ना। तो ये प्रतिलोम प्रासरण समझ में आ गया। प्रतिलोम प्रासरण क्या है, विलयन पर उसके प्रासरण दाब से, अगर इस विलयन का प्रासरण दाब 10 था, अगर इस पर 15 लगा दिया जाए दाब, तो क्या होगा, इस विलयन से ही विलायक के कण इधर जाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। समझ में ना। अगर ये अशुद्ध होगा, अगर ये अगर ये क्या हुआ, जल और प्लस अदर कुछ इसमें क्या मिली हो, अशुद्धियाँ मिली हो, तो क्या होगा, जैसे ही दाब बढ़ाएंगे तो अशुद्धियाँ तो इधर ही रह जाएगी, तो जल, प्योर जल किधर आना शुरू होगा, इधर। तो जल क्या होगा, शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जल का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। इसमें जो झिल्ली यूज करते हैं वो झिल्ली करते हैं भाई सेलुलोज एसीटेट की झिल्ली। बात समझ में ना। तो बस यही है भाई कि अगर हम प्रासरण दाब से अधिक दाब उत्पन्न कर दे या लगा दे, तो विलयन से ही विलायक के कण शुद्ध विलायक की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं भाई प्रासरण दाब का सूत्र। क्या पढ़ते हैं, प्रासरण दाब का सूत्र। ये समझ में आया नहीं भाई। इसमें क्या करते हैं, बस जिस विलयन का प्रासरण दाब जितना है उससे अधिक दाब उस पर लगा दो, तो उससे जो विलय के कण है, उस विलयन में जो विलायक के कण है, वो शुद्ध विलायक की ओर क्या करते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, समुद्री जल या लवणीय जल जिसमें लवण मिले हुए हैं, जैसे NaCl KCl इस तरीके के लवण, ठीक है, इस तरीके के जो लवण मिले हुए हैं, उस जल को भी इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं प्रासरण दाब का सूत्र। तो प्रासरण दाब का सूत्र होता है πVB = NST। ठीक है, तो V को अगर इधर ले जाए, V को N के बटे में लगाए, तो ये क्या है, मोल बटा आयतन कहलाता है सांद्रता, यानी कि C, जिसे क्या बोलते हैं भाई, मोलर सांद्रता। क्या बोलते हैं, मोलर सांद्रता। क्या होती है ये, मोल पर लीटर में। ठीक है, समझ में आया ना। और इस सूत्र से भाई अगर हम क्या करें, भाई N को क्या रख सकते हैं, W/M, M को इधर पहुंचा दो और πV को इधर ले आओ। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा हम विलय का क्या निकाल सकते हैं, अनुभार। ये क्या है भाई, विलय का अनुभार। क्या है, विलय का अनुभार भी निकाल सकते हैं। अब समझिए भाई, पाई यहाँ पे प्रासरण दाब है, V यहाँ पे आयतन है, S यहाँ पर विलयन स्थिरांक है, जो S क्या है, विलयन स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू है 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, T क्या है, परमताप है, इसमें जो T की वैल्यू रखनी है वो केल्विन में रखनी है। C क्या है, मोलर सांद्रता है, और W क्या है, विलय की मात्रा है, और M क्या है भाई, विलय का अनुभार। क्या है, M विलय का अनुभार। समझ में आया ना। तो इस सूत्र पर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई ये समझ में आ गया होगा तुम्हारी प्रतिलोम प्रासरण। ठीक है, प्रतिलोम प्रासरण। ठीक है, तो बस यही होता है भाई। एक बार और से बता रहा हूँ मैं,
यहाँ पे कोई क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। तो अगर हम ज़्यादा दाब लगा देंगे इस विलयन पे तो विलयन से क्या होगा, विलयन से विलायक के कण इस शुद्ध जल कहो चाहे विलायक, ठीक है, शुद्ध जल या विलायक की ओर क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ये विलयन अशुद्ध होगा तो इसमें विलायक के कण तो शुद्ध ही होंगे, वे क्या होंगे, इधर की ओर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम किसी भी अशुद्ध विलयन को या अशुद्ध जल को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्या कहा भाई, एक पदार्थ के 10 ग्राम 250 ml विलयन में घुले हैं, 300 केल्विन पर विलयन का प्रासरण दाब 600 mm है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या है भाई, एक पदार्थ के 10 ग्राम यानी कि स्मॉल w कितना दे दिया, 10 ग्राम, ठीक है, और v कितना दे दिया, 250 ml, ठीक है। अब इसे 250 ml को किस में बदलना, लीटर में, क्योंकि हमने सूत्र में क्या पढ़ा भाई, पाई v बराबर क्या पढ़ा, पाई v w, या ऐसे कर लो, पाई बराबर, देखो हमने ये पढ़ा था पाई v बराबर NST, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, W/M/ST, ठीक है, पाई v, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, प्रासरण दाब, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, WMVST, ठीक है। चलिए समझ में ना, तो ये क्या है, स्मॉल w विलय का की मात्रा है और m क्या है, विलय का अनुभार है, ठीक है। और ये हमें क्या करना भाई, निकालना, ये क्या करना, निकालना, तो इसे भी इधर ले आओ, m बराबर कितना है, W/V/ST, ठीक है। यही हमें क्या करना भाई, निकालना, आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसमें हमें पता ही है भाई, अभी पढ़ा था हमने कि इसमें जो आयतन है वो लीटर में रखा जाना है, ठीक है, और टेम्परेचर किस में रखा जाना है, केल्विन में। तो ये जो रखा है ml में, तो इसे किस में चेंज कर लो, लीटर में। लीटर में चेंज कैसे करोगे, इसे क्या कर दो, 1000 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1/4 लीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/4 लीटर। और क्या दिया है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है। और दाब क्या दिया है भाई, 600 mm, कितना दिया है, 600 mm, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे जो दाब रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसे हम जानते हैं भाई, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 760 mm, कितना होता है, 760 mm, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm। तो अगर इसे हमें mm में बदलना है, वो एटमॉस्फेयर में बदलना है, तो 600 किससे भाग देनी पड़ेगी भाई, 760 से भाग देते तो किसमें बदल जाएगा, ATM में, बस है ना, एटमॉस्फेयर में। और क्या चीज़ दे रखा भाई, और S की वैल्यू हम जानते हैं भाई, S क्या होता है, S की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। चलिए भाई S की वैल्यू हम जानते हैं, S क्या होता है, विलयन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू होती है 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और देखो भाई W पता लग गया, पाई पता लग गया, V पता लग गया, S और T, ठीक है। M निकालना तो M निकाल लोगे, तो M के लिए क्या करना भाई, W की वैल्यू कितनी है, 10 गुना किसकी, S की वैल्यू कितनी है, 0.821 बटा पाई, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 600 बटा 760, ऊपर चला जाएगा 760। और V की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4, 4 भी क्या चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसे हल कर लेना, हल करने के बाद क्या आ जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। हल कर लेना भाई, हल करने के बाद ही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कैसे करना, बस तुम तरीका सीखो कि किस तरीके से सवाल को करते हैं, ठीक है। आंसर तो तुम अपना आप गुना भाग करके निकाल लेना, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है भाई 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर, देखिए भाई डेसीमोलर का मतलब क्या है, पहले डेसीमोलर का मतलब समझे। डेसीमोलर मोलर का मतलब है कि जो मोलरता है यानी कि वो 1/10 मोल प्रति लीटर कितने में रखी है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। एम की जो वैल्यू एम, या हम क्या कहो सी, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं भाई, सी क्या दे रखा है, इतने मोल प्रति क्या दे रखा है, लीटर, ठीक है। चलिए तो 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का प्रासरण दाब क्या करना, हमें ज्ञात करना। तो प्रासरण दाब का सूत्र हमने एक ये भी पढ़ा था, C/T, वो CST, बात सही में ना, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे C की वैल्यू दे रखी है, S की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 0.821,
और टी के क्या रखा भाई 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना तुम्हें, केल्विन में। तो क्या करोगे 273 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू कितनी है 1/10, ठीक है। एस की वैल्यू 0.821 गुना टी कितना है 300, ठीक है। तो हल कर लोगे, हल करने के बाद जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा भाई तुम्हारा एटमोस्फेयर में, ठीक है। चलिए आसान सवाल है, बहुत ही आराम से कर लेना, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए भाई पहला क्वेश्चन है 30, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले में क्या करना भाई, 3% यूरिया का अर्थ है सॉल्यूशन करना है भाई। ये हमने पढ़ लिया था विलयन की सांद्रता जब पढ़ रहे थे, ठीक है। 3% यूरिया के विलयन, ठीक है, के विलयन का अर्थ है क्या अर्थ है भाई कि 3 ग्राम यूरिया 100 ml किसमें भाई 100 ml विलयन में घुला है, ठीक है। 3% यूरिया का क्या मतलब है कि भाई 3 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में घुला है। यहाँ पे यूरिया विलयन होता है, यूरिया विलयन का क्या करना है प्रासरण, ठीक है। तो 3% यूरिया के विलयन का जो अर्थ होता है वो होता है 3 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में घुला है, ठीक है। तो देखिए क्या दे दिया भाई, स्मॉल डब्ल्यू कितना दे दिया 3 ग्राम, ठीक है, और वी कितना दे दिया 100 ml, ठीक है, और टी कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें क्या निकालना प्रासरण दाब, पी बराबर क्या होता है वो, पाई बराबर क्या होता है भाई N/V/S/T, ठीक है। तो N को क्या लिख सकते हैं W/M/V/S/T, ठीक है, पाई बराबर, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, एक तो W चाहिए, W हमारे पास है, V चाहिए, V हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे V किस में रखा है लीटर में, तो इसे लीटर में चेंज कर लो, 1000 से क्या देगा भाग, तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा लीटर, ठीक। हमें T चाहिए, T किस में होता है केल्विन में, तो इसे क्या करो 30 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ के से किस में चेंज करो भाई केल्विन में, कितना आ जाएगा 303, ठीक है। तो ये केल्विन में आ गया। चलो और क्या चाहिए भाई एस की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.821, ठीक। और क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए एम किसका होता है विलय का अनुभार, विलय क्या ले रखा यूरिया, तो यूरिया का अनुभार कितना हो जाएगा भाई, यूरिया का अनुभार कितना हो जाएगा एम, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई NH2CONH2, ठीक है। तो N 1N और 2N, ये 2N है, 1N का अनुभार कितना होता है 14, 2 का कितना हो, 1N का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, प्लस 4 हाइड्रोजन 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, प्लस C का कितना होता है 12, O का कितना होता है 16, अगर इसे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो देखो भाई स्मॉल W की वैल्यू तुम्हें पता है, V की पता, T की और M की पता लग गई, ठीक है। और S की वैल्यू तुम्हें पता है, इसमें सब क्या करना पुट करना, तो W की वैल्यू कितनी है 3, S की वैल्यू 0.821, T की वैल्यू 303 बटा M की वैल्यू कितनी है भाई, M की वैल्यू आई है 60 गुना V की वैल्यू है 0.1। इसे हल करना है, हल करने के बाद जो पाई आएगा भाई वो किस में आएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हल कर लिया वैसे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा है भाई, 4% यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के साथ समप्रासारी हैं और A का क्या निकालना आणविक द्रव्यमान निकालना। इन्होंने कहा भाई 4% यूरिया का जो विलयन है वो समप्रासारी है, समप्रासारी का मतलब इसका जो प्रासरण दाब है, और 12% विलयन किसी कार्बनिक यौगिक का विलयन है, और इन दोनों के क्या भाई प्रासरण दाब इक्वल है। इन्होंने कहा 4% यूरिया विलयन 12% विलयन किसका है, ये कार्बनिक यौगिक A, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इसका 4% यूरिया विलयन इसके 12% यूरिया विलयन के समप्रासारी का मतलब है इन दोनों के प्रासरण दाब क्या है इक्वल है, ठीक है। अगर इसका प्रासरण दाब कितना मान लो भाई कितना होगा W1/M1V, ठीक है। और क्या होता है ST, इसका कितना मान लो S और T तो क्या होगी सेम होगी, ठीक है, टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, ठीक। इसके लिए मान लो W2/M1V1ST, ठीक है। ST कट गया तो कितना बचेगा भाई 2 कर दो 2, ठीक है। और W1M1V1 बराबर कितना हो जाएगा
M2V2। ठीक है, चलिए देखिए भाई, परासरण दाब का सूत्र हमें पता है क्या होता है। परासरण दाब W/mV और ST क्या होता है, S और T। ठीक, समझ में आया ना। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए तुम 1 रख दो, इसके लिए क्या रख दो 2 2। ठीक है, तो देखो भाई, इसके लिए तो हमने क्या करा, ये रख दिया, और इसके लिए W1M1V1। ठीक है, और इसके लिए क्या कर दिया, पाई डैश बराबर क्या कर दिया, W2M2V2 और ST। ठीक है, अगर अब हमें पता है ये दो क्या परासरण दाब क्या इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने पर ST से ST कट गया, तो क्या आ गया ये। तो समप्रासारी विलयन के लिए क्या होता है कि सूत्र है भाई W1/m1V1 बराबर W2/m2V2। ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज करके क्या निकल लेंगे भाई हम, इसका आणविक द्रव्यमान निकल ले कार्बनिक यौगिक A का। ठीक है, चलिए इस सूत्र को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, क्या है W1/m1V1 बराबर W2/m2V2। इसी सूत्र को यूज करके क्या निकल लेंगे भाई हम, कार्बनिक यौगिक इसके A का क्या निकल लेगा, अनुभार। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझिए भाई, 4% यूरिया विलयन का क्या मतलब है कि इसकी यूरिया की जो मात्रा है वो 4 ग्राम है, और कितने भाई विलियन, कितने विलियन, 100 ml में, जो अभी ऊपर बढ़ा था 100 ml में क्या है 4 ग्राम यूरिया उपस्थित है। ठीक है, और इसे क्या कर दो, लीटर में चेंज कर दो, तो 100 को क्या कर दो 1000 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, चलिए अब इसका कितना रखा 12%। 12% कोई कार्बनिक यौगिक है, तो इसका मतलब W कितना दे दिया, उसका 12 ग्राम दे दिया, और V कितना दे दिया भाई, V दे दिया तुम्हें 100 ml। ठीक है, कितना दे 100 ml, V2 कर दो इसे। ठीक है, तो V2 बराबर क्या देगा, अगर लीटर में चेंज करोगे 100 से क्या करो, 1000 से क्या कर दो भाग, तो 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा भाई 12% कार्बनिक यौगिक A का कोई विलयन है, तो 12% कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है कि 12 ग्राम उसमें कार्बनिक यौगिक है, और किसमें घुल रहा है 100 ml विलयन में। ठीक है, तो इसका V2 100 हो गया, और इसका V2 अगर लीटर में चेंज करना तो 1000 से भाग देगा, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना भाई, इसका अनुभार में क्या करना, निकालना, इसका अनुभार में निकालना। लेकिन इसका अनुभार तो हम निकाल सकते हैं भाई M1, इसका M2 अनुभार निकालना। इसका हमें पता नहीं कार्बनिक यौगिक क्या है, लेकिन इसका तो पता ही है, ये यूरिया है, और यूरिया का अनुभार कितना होता है 7। ठीक है, तो अब तुम्हें सूत्र में रखना है W1 बराबर कितना है भाई, W1 बराबर 4 है, और M1 कितना है 60, और V1 कितना है 0.1। ठीक है, W2 कितना रखा है, कितना है भाई 12, M2 इसका हमें निकालना ही है, और V2 कितना रखा है 0.1। ठीक है, 0.1 से 0.1 कट गया, 4 से कितने बार कट गया 3 बार, M2 इधर आ गया, तो M2 बराबर कितना आ जाएगा 3 गुना 60। तो कितना हो जाएगा भाई 3 गुना 60 कितना हो जाएगा 180। तो ये तुम्हारा आ गया M2, किसका आ गया, इस कार्बनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान, और इसे क्या कर सकते हो तुम, ग्राम पर मोल। ठीक है, बात समझ में आई ना तुम्हारी है। ठीक, बस कुछ नहीं करना था भाई, 4% यूरिया विलयन, 12% कार्बनिक यौगिक विलयन के क्या है, समपरासारी है। समपरासारी का मतलब इसका परासरण दाब, इसका परासरण दाब क्या इक्वल है। तो यहाँ से हमने एक सूत्र बना लिया, W1M1 बराबर W1M1V1 बराबर W2M2V2। समझ में आया ना। ये W1M1 इसके मान लो यूरिया के, ये किसके मान लो, इसके मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 4% यूरिया विलयन का मतलब क्या है, 4 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में बोल रहा है। ठीक है, तो 4 ग्राम W1 4 ग्राम, V1 100 ml है, तो हमें चाहिए इसमें लीटर में, तो लीटर में करने के लिए क्या कर ले 0.1, या तुम वहाँ ml में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर भी ml आएगा, इधर भी ml आएगा, कट जाएगा। ठीक है, कुछ का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस सूत्र में तुम ml में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसका अनुभार कितना, यूरिया का अनुभार 60 होता है। अब ये निकल रहा था यूरिया का सूत्र कितना होता है, NH2CO NH2। ठीक है, इससे निकाल लिया, इसका अनुभार कितना होता है 60। ठीक है, तो W1 V1 M1 पता लग गया, ये सारी बात पता लग गई। ठीक है, अब हमें क्या करना, 12% कार्बनिक यौगिक है, 12% कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है, W2 कितना है 12 ग्राम, तो 12% कार्बनिक यौगिक का मतलब है 12 ग्राम कार्बनिक यौगिक 100 ml विलयन में घुलाया, 100 ml विलयन में घुलाया। इसे लीटर में चेंज कर लो, तो कितना है 0.1, और M2 क्या है, इसका अनुभार में निकालना है, तो इसका ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, तो इससे ये निकलेगा। बात सही है ना। तो ये इस तरीके से भाई हम सवाल, ये बहुत आसान सवाल है, कोई ज़्यादा भारी सवाल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है परासरण दाब खत्म। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच गया, जिसका नाम है वान टॉप गुणांक। ठीक है, तो इससे अगले लेक्चर में हम वान टॉप गुणांक पढ़ेंगे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।